नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, पायलट गुट को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। स्पीकर की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल हाईकोर्ट में ये फैसला आने वाला है। कल स्पीकर की याचिका पर सुनवाई टल गई है। फिलहाल सोमवार को अब अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मामले में पूरी सुनवाई की जरूरत। राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब कल राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुना पाएगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। इस निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है। तो सोमवार को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, फौरी राहत सचिन पायलट गुट को मिल गई है। सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई है, कहा है। और साथ में भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगेगी और कल हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। हेमंत नाहटा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, अब सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है और कल हाईकोर्ट का फैसला आएगा। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही आगे की सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, बड़ी खबर, हेमंत नाहटा जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और एक एक अपडेट आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों तरफ से दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल सुनवाई की एक और तारीख मुकर्रर की है और वो तारीख होगी सोमवार की तारीख। मामले पर पूरी सुनवाई की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। कहा है कि इस पूरे मामले पर गहन सुनवाई की जरूरत है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन उससे पहले ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती और अब हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुना देगा। कल तक के लिए हाईकोर्ट ने स्पीकर से भी कहा था कि किसी तरह की कोई कार्रवाई स्पीकर ना करे, लेकिन उससे पहले स्पीकर जोशी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हेमंत नाहटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, अब अगली सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा। इस फैसले के आधार पर ही आगे की सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। जब कल फैसला आने ही वाला था तो उसके एक दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाके उसके खिलाफ कोई रिलीफ मांगना, वो कोई लीगल स्ट्रेटेजी का पार्ट रहा होगा, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। परंतु अब कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान भी ये व्यू ले सकते हैं कि सिंस द मैटर इज ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं। दोनों चीजें खुल गई हैं। अब कल की कार्यवाही भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कुछ लोगों की तरफ से बहस बाकी है। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया को इम्प्लीट करने की एप्लीकेशन लगी हुई है, तो उसका भी डिस्पोजल होना आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार अब जो ऑर्डर आएगा वो मल्टी डायमेंशनल ऑर्डर होगा और उसके तुरंत बाद दोनों ही ग्रुप्स को रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल गया है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो एक जो टाइम पीरियड लगता है एसएलपी ड्राफ्ट करके फाइलिंग करा के उसकी लिस्टिंग कराने का, वो दोनों ही पक्षों को अब वो समय कम हो गया है। सचिन पायलट ग्रुप को भी ये फैसिलिटी हो गई है दूसरे ग्रुप के इस एक्शन के कारण कि अब उनको कोई नया केस इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होगी और उनके लिए एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म तैयार होगा और जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान का जो ऑर्डर है उसको वो, अगर वो उससे डिससेटिस्फाइड होंगे तो वो उसको वहां डिफेंड कर सकेंगे। ठीक है, उसको चैलेंज करके और वो अपना रिलीफ मांग सकेंगे। जी, सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील,
क्या इस पूरी फैसले को, जो अब तक सुनवाई हुई, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने, अगली तारीख मुकर्रर की सोमवार की, क्या इसे स्पीकर सीपी जोशी के लिए झटका माना जा सकता है? क्या इसे सचिन पायलट गुट के लिए एक फौरी राहत के तौर पर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं सचिन पायलट के गुट को एक राहत जरूर है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में स्पीकर की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में संविधान से जुड़े पहलुओं को उठाया गया। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से सबसे बड़ी और अहम बात की कि अगर पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर नाखुश है या नाराज है और अगर वो सवाल खड़े करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर देना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा हमला साबित होगा। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है न्यायपालिका के को लेकर, जो इस पूरे मामले की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टी में असंतोष है तो उस असंतोष को दूर करना चाहिए। अगर इस प्रकार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं तो वो व्हिप अगर जारी किया गया है तो उसके लिए फिलहाल स्पीकर को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए, चूंकि ये एक न्यूट्रल पोस्ट पे होते हैं और ऐसे में वो एक प्रभावित पक्ष के रूप में अपने आप को नहीं देख सकते हैं और इसीलिए इस मामले में गंभीर सुनवाई की जरूरत भी है। कपिल सिब्बल बार बार ये कह रहे थे कि चूंकि उन्हें एक अंतरिम नोटिस जारी किया गया और जो उनके विधायक हैं वो किसी होटल में बैठकर अगर अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं तो वो फिलहाल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ी बात कही, वो कहा कि अगर इस पूरे मामले में विधायक अपनी बातें रख रहे हैं तो ये उनका अपना विशेषाधिकार है, उनको फिलहाल बाध्य नहीं किया जा सकता है और अगर वो अपनी बात उठा भी रहे हैं तो इस बात के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना यह गलत है, क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। ये एक अहम बात फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो ये कही कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में शुरुआत में रिक्वेस्ट शब्द से आदेश को लिखवाना शुरू किया और उन्होंने डायरेक्ट शब्द सिर्फ एक बार या दो बार इस्तेमाल किया है। ऐसे में हस्तक्षेप की बात बहुत दूर की है, लेकिन मामला कानूनी पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले की हम सुनवाई करेंगे और इसीलिए कहीं ना कहीं जो स्पीकर महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की थी कि 24 घंटे का जो समय दिया गया है, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल हाईकोर्ट नहीं कर सकता है, फिलहाल उस आदेश पर किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। यानी कि कल जो फैसला हाईकोर्ट सुनाने वाला है वो फिलहाल हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें दो अहम मामले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे पक्ष में फैसला देता है, अगर पायलट गुट को राहत मिलती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी और अगर पायलट खेमे को झटका मिलता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। तो वो भी याचिका फिलहाल इसी बेंच में लिस्ट की जाएगी, क्योंकि उसके भी पहलुओं के मानक यही होंगे। लेकिन अब अंतिम फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है, जो सोमवार को सुनवाई करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी पक्ष हाईकोर्ट के फैसले से अगर नाखुश होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएगा और इस पूरे फैसले की समीक्षा अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस उम्मीद से स्पीकर महोदय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वो फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर किसी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे और सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो विधायिका के चुने हुए सदस्य हैं, लिहाजा उनकी भी जवाबदेही है और अगर पार्टी में किसी भी प्रकार से असंतोष है और अगर आवाज उठाई जाती है तो उस आवाज को दबाना अयोग्यता के स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल सुशील, संक्षिप्त में एक चीज बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया है कि आप न्यूट्रल पार्टी हैं, आपको कोर्ट आने की जरूरत क्यों पड़ी सीपी जोशी के लिए? जी बिल्कुल, साफ तौर से जी बिल्कुल, सीपी जोशी की याचिका पर जस्टिस BR गवई ने जब इस मामले में कपिल सिब्बल ने कहा कि तुरंत इस आदेश पर रोक लगाना चाहिए तो BR गवई ने साफ तौर से कहा कि चूंकि जो स्पीकर का पद होता है वो संवैधानिक पद होता है और ऐसे में आपको न्यूट्रल होना है और ऐसा नहीं लगता है कि इस फैसले से आप प्रभावित हुए हैं तो आपको जरूरत नहीं थी
सुप्रीम कोर्ट आने की, ये भी एक बड़ी टिप्पणी है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे अगर स्पीकर को ये लगता है कि उन्हें फिलहाल इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश हुए हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए नसीहत जरूर दी है, क्योंकि संवैधानिक पद कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है और ऐसे में पैरेलल सोचना भी चाहिए। लेकिन चूंकि मामला है कि लोकतंत्र है, किसी को भी अदालत जाने का अधिकार है और कई ऐसे बड़े बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हल निकाला है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी स्पीकर के लिए एक बड़ी नसीहत भी साबित हो सकती है। चलिए, अब हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। पुनीत कर्णावत जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत नाहटा जी तो है ही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। साथ ही आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप न्यूट्रल पार्टी है, आपको कोर्ट आने की क्या जरूरत पड़ गई? सुमित जी, मुझे लगता है कि ये जो वाद और विवाद और जो बहस का विषय है वो एक राजस्थान की विधायिका के मुखिया, बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष, और दूसरा राजस्थान उच्च न्यायालय का है। दोनों ही संवैधानिक संस्थान है और हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जब जब आंदोलन हुए हैं तब तक देश के लोगों ने संविधान की प्रतियां लेके अपने आंदोलन को उन्होंने रूप दिया है। इसका मतलब इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है और वो कॉन्स्टिट्यूशन है वही ये अधिकार देता है कि कोई भी कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये तीनों कोई सुपरसीड नहीं कर सकती। अपने अपने उनके क्षेत्राधिकार है और कोई निरंकुश नहीं हो, इसलिए इन तीनों को ही एक दूसरे के अंदर उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशन के साथ में कुछ अधिकार दिए हुए हैं। जो कल मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जो वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी का जो वक्तव्य था, उन्होंने ये कहा कि हमने चाहा कि 92 के बाद में किसी भी नोटिस के ऊपर अगर हाई कोर्ट का पहली बार ऐसा हुआ है जिन्होंने इस रिट पिटीशन को सुना और उन्होंने आदेश पारित किया। विधानसभा अध्यक्ष स्वयं 2 बार हाई कोर्ट के बिना कहे उस डेट को एक्सटेंड करते हैं ताकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। लेकिन कल उनका वक्तव्य यह साफ जाहिर कर रहा था कि मैं एक संवैधानिक संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति हूं और इस संस्था की गरिमा बचाए रखना मेरा एक दायित्व है। और उस दायित्व के लिए उन्होंने कहा हमने एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हाई कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को या विधानसभा को डायरेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। हम सब के अंदर ये एक नजीर के तौर पे पेश आए और न्यायालय के अंदर जो निर्णय आएगा निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि पूरी देश की जनता विधायिका और न्यायपालिका को तमाम तरीके से देख रही है और ये एक नजीर के तौर पे पेश आएगा। चलिए पुनीत जी, एक राहत तो जरूर मानी जा सकती है सचिन पायलट गुट के लिए, और कुछ वक्त भी मिल गया जिस वक्त का उन्हें इंतजार था। मैं इसको किसी के लिए राहत और किसी के लिए नाराहत के रूप में नहीं देखता हूं। बात इतनी है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने जिस तेजी के साथ एक कंप्लेंट को रजिस्टर किया और फिर उसके ऊपर नोटिस जारी किए, फिर उसमें सिर्फ 3 दिन का समय दिया, रात को विधायकों के घरों पर जाकर दीवारों पर नोटिस चस्पा हुए, उन सब ने एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जिसमें ये तय होने लगा, ये लगने लगा कि शायद सुनवाई से पहले ही फैसला लिखा जा रहा है। इससे परेशान होकर कुछ लोग हाईकोर्ट गए, विधायक हाईकोर्ट गए, वहां एक अपनी प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार स्पीकर का एक संवैधानिक पद है, वैसे ही एक उच्च न्यायालय की भी अपनी गरिमा है। वह भी एक संवैधानिक संस्था है और वह भी एक बड़ा पिलर है। वहां निर्णय आने से पहले ही वे फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये जो इतनी तेजी है स्पीकर साहब के काम करने में, ये उनके प्रति कहीं ना कहीं आशंका उत्पन्न करती है, जो किसी भी विधायिका के लिए ठीक नहीं है। वो राजस्थान विधानसभा के माननीय स्पीकर हैं, वो स्पीकर 200 विधानसभा के सदस्यों के स्पीकर हैं, वो किसी कांग्रेस पार्टी के नहीं है, भले ही वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हों, पर आज की स्थिति में उनकी स्थिति संवैधानिक है। और जो जितनी जल्दी उन्होंने नोटिस जारी करने में की, उतनी जल्दी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जारी करने जाने में की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप एक दिन इंतजार कर लें, फैसला आ जाए, उसके बाद आप आइए। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये जो जल्दबाजी दिखाई गई, आप भी कह रहे हैं कि वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या ये जल्दबाजी इस वजह से दिखाई गई? देखिए, कल सीपी जोशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जिस तरीके से बात कही, उसमें उनका मन स्पष्ट आ रहा था कि
असंवैधानिक अयोग्य ठहराए जा सकते हैं विधायक। ये जो मन सीपी जोशी साहब दे रहे हैं सुनवाई से पहले ही, वो आशंकाएं उत्पन्न करता है। लेकिन सर आशंका किस चीज की? सीपी जोशी साहब ने नोटिस दिया विधायकों को, शोकोज नोटिस दिया। आप जो जवाब आप हाईकोर्ट के जरिए रख रहे हैं वो आप सीधा स्पीकर के सामने जाकर भी दे सकते थे, या ऐसा संभव नहीं था? देखिए, हम कोई जवाब नहीं रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं सचिन पायलट कांग्रेस का आंतरिक कलह है। हाँ, मैं सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया जान रहा हूं। सचिन पायलट क्या सोचकर कर रहे हैं ये देखिए, सचिन पायलट जी क्या सोचकर कर रहे हैं ये बेहतर तो सचिन पायलट जी के कोई प्रतिनिधि हो वो बता सकते हैं। हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि राजस्थान में हमेशा एक गरिमापूर्ण राजनीति रही है और चुनाव में हार जीत होती रही है। आज कांग्रेस शासन में थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो एक अच्छा शासन चलाए, अच्छा प्रशासन दे, और अभी जो संकट काल बना हुआ है उसमें तो एकजुट होकर उनको काम करना चाहिए था। पर उनके अंतर्विरोध ने यह स्थिति उत्पन्न की कि उनकी लड़ाई सड़क तक पहुंची, सड़क से कोर्ट तक पहुंची, और आज वो सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरे के सामने खड़े होकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अभी इसमें हमारी भूमिका कुछ भी नहीं है। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी की भूमिका नहीं है और लड़ाई सड़क तक पहुंच गई, दुर्भाग्य है। दलील ये भी दी गई कि इसमें मामले में जो है वो स्पीकर की राजनीतिक मंशा नजर आती है, तो आपको लगता है कि क्या राजनीतिक मंशा है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष भी किसी न किसी दल के चुनाव निशान पर जीत कर आते हैं। दलीय रुझान निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दिखाई देता है। इसीलिए तो आज बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के तथाकथित अलग वे गुट दो की अयोग्यता की रिट पिटीशन माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पर त्वरित कार्रवाई करें, एक पर ज्यादा तेजी से, एक दूसरे को पर बिल्कुल नजरअंदाज करें। इससे शंकाएं पैदा होती है जो अध्यक्ष के पद पर बैठे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के प्रति नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा कि स्पीकर न्यूट्रल होते हैं, उन्हें आखिर कोर्ट क्यों आना पड़ा, क्यों वो कोर्ट आए, ये भी बात कही। सिद्धांततः स्पीकर कस्टोडियन है पूरी विधानसभा का, विधानसभा जो कानून बनाती है, परंतु वस्तुतः इन वर्षों के अंदर जिस प्रकार हास हुआ है वो हमारे सामने है, और उसी का परिणाम है कि कोर्ट की दखलंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरी सवाल कि अब फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी सोमवार को और हाई कोर्ट भी कल अपना फैसला सुनाएगा, किस तरह के फैसले की उम्मीद भाजपा कर रही है? मैं समझता हूं कि फैसले की उम्मीद और फैसले पर टिप्पणी कतई उचित नहीं है, परंतु एक संवैधानिक प्रतिबद्धता और बाध्यताओं के साथ एक ऐसा इशू खड़ा हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, निश्चित तौर पर नजीर बनेगी आने वाले समय के लिए हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए, नजीर बनेगा ये फैसला। राजेंद्र राठौड़ खास बात कर रहे थे न्यूज 18 राजस्थान से, हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि घर की लड़ाई थी, सड़क तक कैसे पहुंच गई साहब, क्यों पहुंच गई, क्या जरूरत थी? घर का मामला घर में सुलझाया जा सकता था। सुमित जी, इससे पहले जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा था और उसी बात का मैं आपसे निवेदन कर रहा था। सुमित जी, जो बात मेरे साथी प्रवक्ता ने कही, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल, मैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद जी कटारिया भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि एसएलपी दायर करके ठीक किया, क्योंकि विधानसभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसकी संरक्षण भी जरूरी है, बेहतर होगा, ऐसा ही सतीश पुनिया जी ने कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चिंताएं जो जाहिर हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी कांग्रेस के एक ग्रुप विशेष को जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य के अंदर उस राज्य की पुलिस है वो संरक्षण दे रही है। आखिर इन्हें लगता है कि ये लोग नहीं चाहते कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के प्रति निर्वहन करे। ये चाहते हैं कि किस प्रकार से बाई हुक एंड कुक किसी भी तरीके से, चाहे डरा धमका के या चाहे किसी लोभ और प्रलोभन में, सर मुझे हम इस चुनी हुई सरकार को पदस्थ करें। पूरे सिनेरियो में बीजेपी का रोल कहां है, एक बार ये समझाइए मुझे। राज्यसभा के चुनाव के समय ही किया था और राज्यसभा के चुनाव में ये सफल नहीं हो पाए थे और ना ही सफल अब हो पाएंगे। लेकिन हम तो घर के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक साथ बैठ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चरित्र को देश देख रहा है, क्योंकि गुजरात के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं
वहां कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके जाते हैं और वो इस्तीफे स्वीकार करते हैं। कैलाश नाथ त्रिपाठी जी जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष थे और किस प्रकार से उन्होंने नजीरें पेश की थी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, सब जानते हैं देश के अंदर। इसलिए हमें आज जो गरिमाओं की जो बात हो रही है, एक तरीके से जो बात हो रही है, संवैधानिक संस्थानों की जो बातें हो रही है, इसलिए हमें इसको राजनीतिक विवाद के तौर पे नहीं बनाना चाहिए। सर, आप ही की पार्टी के एक नेता, आप ही की पार्टी के दूसरे नेता पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की थी, पैसे ऑफर किए थे। पार्टी के अंदर का मामला है ना सर ये। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा बीजेपी का रोल कहाँ है। पार्टी के एक नेता ने कहा सचिन पायलट ने उन्हें भी ऑफर किया था। आपकी पार्टी का अंदर का मैटर है ये, बीजेपी का रोल कहाँ है सर? मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं, क्या कुछ ऐसा प्रूफ मिला है आपको? हाँ, निश्चित रूप से सुमित जी बहुत अच्छा सवाल आपका, और मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों को, राजस्थान के लोगों को इस बात का पता चले। हाँ। और ये चीजें पेश सामने आए। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने जो आरोप लगाया कि हमें इस प्रकार का जो दिया था वो एक तरफा बयान था, दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया उसकी चीज की आई नहीं थी, और उन्होंने दूसरी तरफ से ये कहा है। लेकिन एक जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उस सोशल प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के विधायक को ऑफर देते हुए, वो उनका ऑडियो है, वो सार्वजनिक पटल पे है। अच्छा, वो सब लोगों के फोन पे है। राजस्थान के 8 करोड़ जनता उसको देख रही है। उनके दलालों का संवाद है वो उनके साथ में। बेहतर यह होता कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनी सरकार को अपदस्थ नहीं कर रही, तो केंद्रीय मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देते, जांच एजेंसियों के सामने आते, अपना वॉइस सैंपल देते और पता चल जाता। आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान जहां कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, जहां राजस्थान की सरकार 35 लाख लोगों के खाते में 1000 रुपए, ये 1000 करोड़ रुपए विधायकों को देके क्यों सरकार को खरीदना चाहते हैं? ये 1000 करोड़ रुपए कहां से आए थे? इसका सोर्स क्या है? क्या ये पीएम केयर फंड का पैसा है? क्या ये मंत्री के भ्रष्टाचार का पैसा है? या क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंद उद्योगपतियों से लिया था वो पैसा है? ये राजस्थान की जनता को पता होना चाहिए। ये जो संवाद होता है, संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। सवाल तो सर ये भी पूछे जा रहे हैं कि जो आपको जवाब दे रहा हूं, ये राजस्थान देख रहा है। लेकिन अगर मैं बाहर निकलते, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से त्रस्त है प्रदेश, और सरकार एक होटल में बैठी है, सचिवालय एक होटल से चल रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या सचिवालय की जो नाम की पट्टिका है उसे उस होटल के बाहर लगा दिया जाए क्या? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जो विधायक वहां रुके हुए हैं उनका खर्चा कहां से आ रहा है? सवाल तो तमाम पूछे जा रहे हैं सर। हाँ, उनका सब जवाब देता हूं। सुमित जी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आप, मैं अच्छी बात मानता हूं। आप मेरे पे आरोप लगाइए ताकि मैं आपका जवाब दे पाऊं। हाँ। राजस्थान की जनता को पता चल सके। जिस होटल के अंदर कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं, उनका खर्चा कांग्रेस की पार्टी दे रही है। कांग्रेस पार्टी, राजस्थान कांग्रेस पार्टी है, वो अपने खाते से इस पैसे का भुगतान करेगी। लेकिन जो कांग्रेस के चुने हुए विधायक जो मानेसर के आईटीसी होटल में बैठे हैं, वो आईटीसी होटल जो लोकतंत्र की कब्रगाह बना है, वो आईटीसी होटल जो मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके और वो वहां पे बना है, वहां उन विधायकों की जो योग्यता है, विधायकी है, वो अभी जुडिशरी के अंदर है। लेकिन वो आज बीजेपी का कोई नेता उनसे नहीं मिला है सर, विधायक से हटके और सरकार मंत्री बना रही है। अगर सर एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है ये बात कि क्या किसी पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को, विधायक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? अगर हरियाणा के होटल में जाकर वो रुकते हैं तो ये कैसे सिद्ध हो जाता है सर कि वो ठीक है, वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये कैसे सिद्ध हो गया सर कि बीजेपी का रोल है इसमें? इसलिए सिद्ध हो जाता है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का मंसूबा पाल के बैठे हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, वो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे विधायकों के साथ में वो वार्ड हैं जहां पे 35 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से अलग एक्सटेंसिव इंसेंटिव देने की बात करते हैं और सबका ख्याल रखने की बात करते हैं, और वो अपनी पार्टी के और व्यवसायी उद्योगपति जो व्यवसायी हैं उनके माध्यम से ये सब चीजें कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान की जनता जान रही है कि राजस्थान की जनता के जनादेश का किस प्रकार भाजपा अपमान कर रही है। बहुत सम्मान के साथ एक सवाल आपसे, और बहुत ही सम्मान के साथ एक सवाल और, ये सारी बातें हवा में क्यों हो रही है सर? बात हम उसकी करें ना कि पार्टी का उप मुख्यमंत्री, सूबे का उप मुख्यमंत्री नाराज होकर एक होटल में रुकता है। आप कह रहे हैं केंद्रीय नेता ने बात की, केंद्रीय मंत्री ने बात की, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। प्रूफ सिर्फ इस बात का है जो जनता के सामने है। डिप्टी सीएम होटल में रुकते हैं, पार्टी से नाराज होते हैं, सीएम कहते हैं नकारा था, वो काम नहीं करता था। हमारे नेता नाराज हैं तो क्या भाजपा उन्हें राजी कर पाएगी?
क्या भाजपा उन्हें राजी कर पाएगी? क्या भाजपा एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पे राजी हो सकते हैं? सुमित जी। हाँ पुनीत जी, मैं आपके पास चौधरी साहब की बातों का जवाब देना चाहूंगा। सारे घूम फिर के आरोप भाजपा पर लग रहे हैं सर। हेमंत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा सुमित जी। जो घर की इनकी जो इनकी घर की लड़ाई है वो जग जाहिर है। और ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई उस दिन से प्रारंभ हो गई जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सचिन पायलट जी को। उस दिन से अशोक गहलोत साहब को राजस्थान में वो सुहा नहीं रहते। आज गहलोत साहब खुद कह रहे हैं कि 18 महीने से उनका और उनके उप मुख्यमंत्री का कोई संवाद नहीं है। आप सोच सकते हैं कि सरकारें क्या इस तरीके से चलती हैं? क्या लोकतंत्र में संवादहीनता इतनी ज्यादा होती है कि जहां पर आप स्वयं की अपनी पार्टी के अपने उप मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से संवाद नहीं करते हैं? लोकतंत्र की खूबसूरती तो यह है कि विपक्षी से भी संवाद रहे, उससे भी जीवन संवाद रहे। लेकिन यहां जिस प्रकार की स्थिति है, आज आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। किस चीज का आरोप लगा रहे हैं? एक ऑडियो क्लिप, जिस ऑडियो क्लिप को कोई ऑथेंटिकेट करने को तैयार नहीं है, जिस ऑडियो क्लिप की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिस ऑडियो क्लिप का कोई सोर्स नहीं पता है, जिस ऑडियो क्लिप के बारे में जब एफआईआर की जाती है तो उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री भारत सरकार लिखने की हिम्मत नहीं है उनकी। और इन सब बातों के बाद आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आपने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को असहाय कर दिया है। आपने राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया है। आपने राजस्थान की जनता को बेबस करके रखा हुआ है। आज कोरोना की लड़ाई बीजेपी क्यों आ जाती है बार-बार? आज क्या राजस्थान बीजेपी का इतिहास ऐसा हो गया है? क्या बीजेपी का इतिहास अब ऐसा हो गया है? मध्य प्रदेश ले लें, महाराष्ट्र ले लें, कर्नाटक ले लें, गोवा ले लें, के कांड हो गए। हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा सबकी स्थिति अलग अलग है सर। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दल के साथ पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इन्होंने वहां पर बहुमत को चुरा लिया। इन्होंने वहां पर बहुमत को लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण चुराया। गोवा के अंदर हम गोवा और महाराष्ट्रवादी गोवांतक पार्टी के साथ सरकार में थे। हम चुनाव अलग अलग लड़े, लेकिन हमारी सीटें वहां पर ज्यादा थी। इन्होंने दिग्विजय सिंह जी को भेजा। दिग्विजय सिंह जी होटल के अंदर ही आराम करते रहे और महाराष्ट्रवादी गोवांतक पार्टी और हमारे बीच जो मतभेद थे वो खत्म हो गए और हमने सरकार बना ली। कर्नाटक के अंदर भी जो जनमत था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। भारतीय जनता पार्टी 40 से 104 पर पहुंची थी। वहां कांग्रेस 78 सीटों पर रह गई थी। जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे उन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस। आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, वो आपकी बात भी सुनूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूं सर। आरसी चौधरी साहब, मैं आ रहा हूं। तमाम बातें आपकी सुनेंगे और जो अभी पुनीत जी ने कहा उन सवालों का जवाब भी आप दे दीजिएगा। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं और ये चर्चा फिर से शुरू करें। आरसी चौधरी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले एक हेमंत नाहटा जी से सवाल है मेरा। सर, सीपी जोशी ने यह दलील दी कि विधायकों को उन्होंने सिर्फ नोटिस दिया है, शोकॉज नोटिस दिया है, कोई फैसला नहीं लिया, तो इसमें अदालत स्पीकर के कामकाज में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। क्या ऐसा है? देखिए, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अदालत तक जाना हर आदमी का राइट है। एक्सेस टू जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में तय कर रखा है कि अगर न्यायालय बने हैं तो न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। ये जो लोग न्यायालय में गए, उनका एक केस था कि जो भी परिस्थितियां हैं उनसे ये प्रकट हो रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा और हमारे साथ अन्याय होगा। तो यहां तक तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी किसी को यह आपत्ति नहीं कर सकते कि आप कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। कोर्ट में जब जाते हैं, क्या कहती है गाइडलाइन? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें भी 3 परिस्थितियां, हाँ, 3 परिस्थितियां ये दी गई हैं कि यदि कोई भी आदेश अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो संविधान के निर्देश है उनके विरुद्ध है, या परवर्स प्रकृति का है, या मेलाफाइड है, तो इन 4 आधारों पर स्पीकर के आदेश को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इनसे सबसे ऊपर जो आधार है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि एक प्रमुख स्तंभ है किसी भी न्यायिक व्यवस्था का। अगर आपको नोटिस जारी करना है तो नोटिस से पहले की रिक्वायरमेंट्स जो है वो विधानसभा के नियमों में दी हुई हैं। जो व्यक्ति याचिका पेश करेगा वो अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अगर वो मौखिक साक्ष्य पेश करता है
तो उसको ये लिखना पड़ेगा कि मौखिक साक्ष्य मैंने किस व्यक्ति से प्राप्त की, उस व्यक्ति का नाम और पता लिखेगा और इन सब चीजों को स्पीकर महोदय द्वारा देखा जाएगा कि क्या अब इन सारे तथ्यों के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ाए जाने का कोई कारण है या नहीं। इसके बिना नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। तो जो भी उनका केस है, अगर वो इस केस को लेकर न्यायालय के समक्ष आए हैं कि एक हाई हैंडेड एक्शन जो कि प्राइमा फेसाई एक प्रेजुडिस माइंड को प्रदर्शित कर रहा है, तो उनका राइट को आप कर्टेल नहीं कर सकते थे। और सबसे बेहतर यह रहता कि अगर स्पीकर साहब को इतनी क्लैरिटी थी इस सब्जेक्ट के ऊपर कि किसी भी हालत में इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ, शोकॉज नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है, तो इसमें उनको अपनी पर्सनल अपीयरेंस नहीं देनी चाहिए थी। ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है मेरे हिसाब से, अगर मेरे व्यक्तिगत विचार पूछे जाए। हालांकि उनके लॉयर्स का जो ग्रुप है उन्होंने बेस्ट स्ट्रेटेजी सोची होगी। हाँ, और वकीलों की एक स्ट्रेटेजी रहती है किसी भी केस को कंटेस्ट ये सवाल सर मेरे दिमाग में भी आ रहा था अगर वो ठीक लगा होगा तो उन्होंने निर्णय किया होगा। चलती फिरती किताब यूं ही नहीं कहा जाता सीपी जोशी को। संविधान उन्होंने घोट के पी रखा है, हर चीज के बारे में उन्हें बारीकी से नॉलेज है। तो ये कैसे चूक? ये इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि ये जो 10वीं अनुसूची है, जब इसको लागू किया गया था तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी ये प्रश्न आया था कि स्पीकर एक निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकेगा। ज्यादातर लोगों की आपत्ति थी, लेकिन उस फ्रेम ऑफ स्कीम के फ्रेम में स्पीकर महोदय को ही इस लायक माना गया और उनसे ये पवित्र अपेक्षा की गई कि पायस ड्यूटी कि वो एक पंच परमेश्वर की तरह, एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह इसका निर्णय करेंगे। अगर देखा जाए तो फंडामेंटली गलत था, क्योंकि अगर एमएलए एक व्यक्ति का शरीर है तो पार्टी उसकी आत्मा है, और एक व्यक्ति के जीवित रहते हुए उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देने की जो कल्पना थी, मेरे ख्याल से वो कल्पना ही गलत थी। तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी और अगले चुनाव में टिकट प्राप्त करने का एक जो अवसर है, उन दोनों के विरुद्ध जाना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया बनी हुई है। और इसीलिए ये जो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया गया है कि अगर सब कुछ विपरीत जाकर भी अगर कोई आदेश कर दिया जाए तो कोर्ट में आके न्याय प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एमएलएज हाई कोर्ट चले गए हैं तो उस पर आपत्ति करने की बजाय, अगर इतना कॉन्फिडेंस था कि इसमें हाई कोर्ट इंटरवेंशन ही नहीं कर सकती है। देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। एक केस में स्पीकर महोदय ने आदेश मानने से मना कर दिया था, और जहां तक मुझे ध्यान है उसमें यहां भी आदेश हुआ था कि आर्म्ड फोर्सेस भेज के और उनको कोर्ट के सामने लाया जाए। तो उस हद तक मैं जिस केस में मैं खुद शामिल था पिछली टर्म में, उसमें हाई कोर्ट के तामिल कुनिंदे को, नहीं वो नहीं था, एक ये एंटी डिफेक्शन लॉ का ही था, मैं अभी रिकॉल करता हूं उसको। लेकिन मेरे ही एक केस में तामिल कुनिंदे को हाई कोर्ट में घुसने से मना कर दिया गया था, जब उसमें स्पीकर साहब को पार्टी बनाया गया था। तो ये एक ऐसी स्थिति थी, वो एक एप्रिशिएबल स्टैंड होता कि यू आर फर्म ऑन योर स्टैंड कि मैं हाई कोर्ट के अधीन नहीं हूं जब तक कि मैं 10 शेड्यूल का आदेश पारित कर रहा हूं। अच्छा, आप ये अगर आपने एक बार स्पीकर सीपी जोशी है, लेकिन आत्मा तो कांग्रेस ही है, यही कह रहे हैं आप? ये निश्चित रूप से, ये अगर फर्स्ट हैंड असेसमेंट देखा जाए, देखिए दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ना मैं उन 19 व्यक्तियों के समर्थन में हूं जो कि मानेसर के किसी होटल में ठहरे हुए हैं, और ना मैं उन 90 या 100 जो भी है जो कि कुकस के एक होटल में ठहरे हुए हैं। मेरा एक आम नागरिक के रूप में आप ये वर्णन रिकॉर्ड पर ले सकते हैं कि अगर 19 लोगों का मानेसर में जाकर रहना अनैतिक है, तो फिर ये जो 100 लोग हैं, इनकी तो पार्टी के प्रति निष्ठा है ना। हाँ। इनकी निष्ठा और चरित्र पर किसी को संदेह क्यों? तो फिर इनको खुला रहना चाहिए था। नैतिकता की बात जब आती, जब ये 100 विधायक जयपुर में खुले घूमकर, हाँ, और जिस काम के लिए इनको एमएलए बनाया गया अपनी पब्लिक का, वो काम कर रहे होते। लेकिन अगर उनको वहां बाड़े में बंद करके रखा गया है, तो ये क्या मैसेज देता है? क्या वो फॉर सेल है? क्या ऐसा माना जा सकता है? कभी नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको बाहर आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरमिक्स्ड हैं। तो
तो अब 19 विधायकों का जो कृत्य है उसको इन 100 विधायकों के कृत्य से अलग करके देखा जाना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज सफर कर रही है इसके अंदर। और स्पीकर साहब के बारे में ही तो नहीं सोचा जा रहा है सर, जो नोटिस जारी किए और उसके खिलाफ अगर, हाँ लेकिन सोचा जाना यही चीज है। अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है वो बड़ा वाइड है, और मेरे को लगता है कि जो प्रश्न इन दोनों पक्षकारों ने सोचे नहीं होंगे इस प्रक्रिया में उनका भी फैसला होगा। और पार्टी के साहब कुछ कह रहे थे आप, उसको क्यों उसके अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए, आज जो बातें कही उनका भी जवाब दे दें आप। आरसी चौधरी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी बताएं सुमित जी। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात रख रहे थे अपनी, उस वक्त ब्रेक पे जाना पड़ा था मुझे, और पुनीत जी की बात को जवाब भी दे दीजिएगा आप। मैं कह रहा था कि पुनीत जी ने कहा बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ पुनीत जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। पुनीत जी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अलग परिस्थितियां थी, अलग नजीरें थी जी। देखिए हुआ क्या महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आपस में सत्ता के लोलुपता के कारण दोनों ने अपना पद खोया। एक अपने अलायंस पार्टी को नीचा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो उनके मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो कहते थे कि ये अजीत पवार एनसीपी के जो नेता हैं, इन्होंने जलदाय विभाग में घोटाला किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसेंगे। उन्होंने बहुत चुनावी रैलियों के अंदर कहा चक्की पीसिंग। राजभवन के अंदर आधी रात को अजीत पवार के साथ में जाके, उनके पूरे विधायक नहीं होते, सिर्फ अजीत पवार एक होते हैं, अजीत पवार सिर्फ एक व्यक्ति जाते हैं और उनके साथ राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। और फिर वह राजभवन से सीधे पो फटते ही सचिवालय में पूछते हैं और सचिवालय में जाते ही वो फाइल मंगाते हैं और सबसे पहले उस फाइल के अंदर अजीत पवार को बरी करते हैं। जहां से अजीत पवार बरी होते हैं और अपने घर पे जाके चाचा के पास जाते हैं और अपना जो समर्थन है वो विड्रॉल कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखा आपने, किस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग किया, जेल की सलाखों को पीछे भेजने वालों को बाइज्जत बरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद में हमने 1 महीने बाद कॉमन एजेंडे के साथ में वहां पे सरकार बनाई। इन्होंने कर्नाटका की बात कही, हमने 40 से 104 पे पहुंचे, 104 पे पहुंचे। राजभवन ने आपको अतिरिक्त शक्तियां दी, राजभवन ने आधी रात को आपके लिए सब चीजें व्यवस्थित की, लेकिन जब ग्राउंड पे जब बहुमत पेश करने का समय आया तब आप फेल हो गए। हमने वहां पे समय लिया और हमने वहां पे सरकार बनाई और उस सरकार को अपदस्थ करने का काम आपने किया, क्योंकि आपने ईडी, सीबीआई इन सब एजेंसियों को किया। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे 22 विधायक वो आईटीसी होटल के अंदर पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी हवाई जहाज से उन्हें कर्नाटका लेके जाती है, राज्यसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा के हमारे प्रत्याशी वहां पे जाके उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने, कर्नाटका की पुलिस ने उस व्यक्ति को अपने मतदाताओं से मिलने से रोक देती है। और कोरोना की लड़ाई के अंदर जहां पे कोरोना जंग इस हिंदुस्तान में चुनौती दे रहा था, 23 मार्च को वहां पे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं आधी रात को राजभवन में, और 23 मार्च को शपथ लेने के बाद में 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर राज्यसभा के चुनाव होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से जो सीटें होनी चाहिए राजस्थान में उनकी 1 होती, इन्होंने 2 प्रत्याशी खड़े किए और अंतिम समय पे खड़ा किया। आप ये कहना चाह रहे हैं था कि हम इन 19 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को तोड़ लेंगे और हम यहाँ पे प्रत्याशी जिताते। देखिए बात पूरी सुनने दीजिए, जब इन्होंने जिक्र किया तो बात तो पूरी बताने दीजिए जी। बोलिए। तो वहां पे क्या हुआ, जब इनकी नेता वसुंधरा राजे जी जब होटल में पहुंची तब उन्होंने कहा कि हमारे संख्या बल से 1 राज्यसभा की सीट हम जीतेंगे, क्यों आप इस तरह की बाड़ाबंदी कर रहे हैं। अपने नेता की नहीं सुनी। यहां पे 6 लोग बने हुए हैं जो मुख्यमंत्री को सपने लेकर रात को सोते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का कुसंगत प्रयास करते हैं। वो केंद्रीय मंत्री एक बेनकाब हो गया, 6 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला करके जो लाए उनसे खरीद फरोख्त करके निर्मम हत्या करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो लोग हैं हमारे, वो इतने सजग हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बेनकाब किया। भारतीय जनता पार्टी हमारे मंत्री पे यहाँ पे ईडी का छापा डाल रही है। आज इन्होंने कहा, नाटा साहब ने, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई एजेंसी जिस प्रकार से टूल बन के काम कर रही है और प्रतिशोध की राजनीति करती है, वो ये दर्शाती है जैसे हम चले जाऊं सर दूसरे मेहमान के पास, बना के दिल्ली लेके जाएगी। ये
इसलिए अब जा सकता हूं सर दूसरे मेहमान के पास। लोकतंत्र की पुनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। और कांग्रेस को 5 साल का वक्त दिया है कि 5 साल तक लोकतंत्र को बचा के रखना है। सर पुनीत जी को भी वक्त दे दो थोड़ा सा। तक राजस्थान की जनता के जनादेश का सम्मान रखने की। हाँ, पुनीत में क्या हुआ था सर? हैं उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। विधायक कहाँ रुके थे जी? राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ था? हमारे विधायकों की बाड़ाबंदी नहीं थी। क्या थी? बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। अच्छा, वो कार्यशाला थी। हमारे 72 विधायकों करे तो बाड़ाबंदी, आप करे तो कार्यशाला। जो पहली बार चुनकर आए हुए हैं उनके प्रशिक्षण के लिए थे और वो केवल मात्र 2 दिन के लिए। कांग्रेस की बाड़ेबंदी, आपका प्रशिक्षण था? बाड़ेबंदी नहीं थी हमारी। 10 तारीख को जो बाड़ेबंदी की गई वो बाड़ेबंदी नहीं थी हमारी। और किसी भी स्थिति में आप किस आधार पर कह रहे हैं सरकार नहीं टिकेगी? किसी भी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करती। कौन सी अंदर की जानकारी आपके पास? अगर कोई पार्टी अपने सरकार नहीं टिकेगी सर, सरकार टिकाने के लिए तो जनता चाहती है सरकार टिकी रहे, सरकार रहेगी तो जनता के विकास कार्य जो अटके हुए होंगे वो आगे बढ़ेंगे। आप कहते हैं सरकार नहीं टिकेगी, कौन सी ऐसी अंदर की जानकारी आपके पास है, बताइए सर पुनीत जी। अंदर की जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसमें ये साफ दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर किसी अंदर के जानकारी की आवश्यकता आप चाहते हैं ऐसा? ये सरकार पूरी तरीके से अस्थिर हो चुकी है। आप भी चाहते हैं ऐसा? ये सरकार बैसाखियों पे चलेगी। जी, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को एक अच्छा और स्वच्छ प्रशासन लगातार मिलता रहे। कांग्रेस चुनाव जीतकर आई थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से विमुख हुई है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। कांग्रेस के नेताओं के अहंकार ने और दिल्ली में बैठे हुए आला कमान की बेरुखी ने, दिल्ली में बैठे हुए आला कमान के कमजोर हो जाने के कारण आज राजस्थान में कांग्रेस विघटन की ओर जा रही है। और कांग्रेस सिर्फ राजस्थान में ही नहीं जा रही विघटन की ओर, पूरे देश में अगर कोई विघटन की ओर जा रही है तो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस जा रही है। चौधरी साहब, पुनीत जी को सुना आपने? ये भी कहना चाहूंगा कि जिस सरकार गिरने वाली है क्या? पुनीत जी कह रहे हैं नहीं चलेगी ज्यादा, उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा है। जी सुमित जी, हाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ये तो साथी प्रवक्ता है मित्र, इनके जो वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि फलों की डाली कोई हमारे आंगन में आगे गिरेगी तो हम उन फलों को जरूर चूसेंगे। नजर बनाए हुए हैं। इन्हें सरकार कमजोर लगती है तो इनके नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं कहते ना बहुमत पेश करें, क्यों नहीं जाते फ्लोर के पास में, क्यों नहीं जाके राज्यपाल से मिलते? लेकिन इन्हें अभी आंकड़ा सता रहा है। इन्हें इस बात का सबसे पहले इन राजस्थान के नेताओं को धमकी दी जाती है कि सड़ो तुमने मेरी बात को खराब किया, 180 का तुमने वादा किया था, अमित शाह जी से नजर नहीं मिला सकते, 25 सांसद राजस्थान की जनता के लिए वहां पे नहीं बोल सकते, राजस्थान के हक का पैसा नहीं ला सकते, राजस्थान के जीएसटी का रुपया नहीं ला सकते, राजस्थान की जनता को जो पैसा देना चाहिए उसकी बात नहीं कर सकते। उन्हें कहते हैं मुझे पहले सरकार चाहिए राजस्थान की, और राजस्थान की सरकार बनाने के लिए सब मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं और उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपकी जो हरियाणा सरकार की जो पुलिस है वो सुरक्षा दे रही, भैया छोड़ दीजिए ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें छोड़ दीजिए ना, तुम्हें अगर राजस्थान की जनता का सोच रखते हो तो। लेकिन ये निर्मम हत्यारे हैं, ये उस संगठन से उस जगह से पैदा होते हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। लोकतंत्र की हत्या तो सबसे बड़ी बात है, इनके लिए सबसे छोटी चीज है। अगर 1985 के अंदर गांधी की हत्या किसने की उसके ऊपर बहस कर लीजिए। आप दोनों के पास में फिर से आ रहा हूं। देखिए चंद जी जुड़ गए हैं, पूर्व हाईकोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, पानाचंद जी जज रह चुके हैं हाईकोर्ट के। पानाचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। और इस डिबेट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दे दिया है सोमवार तक का, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है सर कि हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक नहीं रहेगी। हाईकोर्ट ने जो फैसला सुना है, हाईकोर्ट ने कल तक का कह दिया था, कल तक कोई कार्रवाई ना करे, उसको लेकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। क्या कहेंगे सर इस पूरे सिनेरियो पर? देखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सामान्यतः इसी प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है कि जो इंटरिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर में जो गैप रहता है, जब दिया जाता है तो कोर्ट जो है इसी प्रकार का आदेश देती है कि सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ आवर कोर्ट दिस विल रिमेन इंटैक्ट। तो ये जो है इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये ऑर्डर को इन्होंने स्टे न करके हुए ये कहा हमारा जो ऑर्डर आएगा वो अंतिम ऑर्डर होगा, उसी के सब्जेक्ट टू ये डिसीजन माना जाएगा। मतलब वो रिवर्स भी कर सकते हैं
इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो ये होगा। अब ये केस सोमवार को लगा है, अब देखिएगा सोमवार तक जो है ये जो राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय है ये कल सुना दिया जाएगा। तो सोमवार को मेरे ख्याल में अब ये होगा कि सुनवाई नहीं होगी और कोर्ट जो है दोनों पार्टी से कहेगी कि अब जो SLP जो फाइल हुई है इसको आप अमेंड करो और इसमें जो है राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप चुनौती दो। अच्छा, ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अच्छा, तो सर अब इसमें वक्त और कितना लग सकता है? क्या हुआ? अच्छा, दूसरे से पूछ रहा हूँ। नहीं पानाचंद जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप आवाज सुन रहे हैं ना मेरी? पानाचंद जैन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए आवाज शायद पानाचंद जी तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। RC चौधरी साहब, आप बता रहे थे, ठीक है, आपने बात रखी, लेकिन सर हेमंत नाहटा जी के पास भी आ रहा हूं मैं। पुनीत जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, चौधरी साहब ने अभी कहा कि गांधी के हत्यारे, मेरी पार्टी को वो गांधी के हत्यारे, RSS को गांधी का हत्यारा कह रहे हैं। गांधी हमारे पूज्य हैं, हम गांधी का प्रति सम्मान करते हैं और गांधी की नीतियों का पालन करने वाले लोग हैं। गांधी की अगर किसी ने हत्या की है तो ये जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी के विचारों की हत्या कर रही है। आज फेक गांधी इस कांग्रेस के ऊपर काबिज हैं और असली गांधी को ये लोग भूल चुके हैं। और इसी के कारण हाँ, गांधी पूरे देश के आदर्श है। गांधी 135 करोड़ देशों, 135 करोड़ भारतीय के आदर्श है। गांधी पूरे विश्व के आदर्श है। गांधी किसी की बपौती नहीं है। गांधी एक विचार है जिसके प्रति सबका सम्मान है। गांधी की अगर रोज कोई हत्या कर रहा है तो वो एक कांग्रेस सरकार है। RC चौधरी साहब, नाथुराम गोडसे पर यहाँ बहस नहीं हो रही है। सर छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मुद्दे को दूसरी तरफ मत लेकर जाइए। नाथुराम गोडसे को लेकर नहीं बैठे हम लोग यहाँ पर। चौधरी साहब, RC चौधरी साहब, सर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी सर। RC चौधरी साहब, ठीक है, अच्छे प्रवक्ता हैं आप, अच्छा बोलते हैं, लेकिन पॉइंट पर बोलिए सर। नाथुराम गोडसे को लेकर बहस नहीं हो रही है ना यहाँ पर। कट हो गया। हाँ, बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, बात हाई कोर्ट की हो रही है, बात बीजेपी की, कांग्रेस की हो रही है, आप नाथुराम गोडसे पर पहुंच जाते हैं। बताइए ना सर, अशोक गहलोत ने, CM साहब ने कल कहा कि नालायक है, नकारा है डिप्टी CM। क्या ये पिछले 6 सालों में, 7 सालों में नहीं दिख रहा था? क्यों नालायक नकारा को आपने केंद्र में मंत्री का दर्जा दिया था? क्यों नालायक नकारा को आपने डिप्टी CM बनाया? क्यों नालायक नकारा को आपने PCC चीफ बनाया सर? और अगर ठीक है, नालायक नकारा है, मुख्यमंत्री हैं सर, डिप्टी CM, मैं इस बात के लिए डिप्टी CM थे, पार्टी के जो महासचिव है, लेकिन इस तरह की उन्हें इस बात को कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किस भाषा में और किस तरीके से कहा होगा, उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सचिन पायलट जी ने काम किया राजस्थान के अंदर। सचिन पायलट जी पार्टी के अध्यक्ष रहे और युवाओं को गरिमा दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्या हम उस पर चुप रहेंगे? क्या जो राज्यों के अंदर जो हमने तथ्य रखे, क्या वो गलत है? क्या आपने स्वयं नहीं देखा कि जो राज्यसभा के कल जो सांसद शपथ ले रहे थे वो अधिकांश राज्यों में निर्विरोध हो गए थे? मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर जहां कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें किस प्रकार से इन्होंने खरीद फरोख्त की? भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के विधायकों के लेकर इस्तीफे जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जज टिप्पणी करता है उसको आधी रात का तबादला कर दिया जाता है। गुजरात में उस हाई कोर्ट के जज की बात भूल गए जिन्होंने उस जो हॉस्पिटल के लिए कहा था ये काल कोठरी है, उसकी बेंच बदल दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके कह रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चलिए सर, आप काफी गुस्सा हो जाते हैं सर, हुआ था आप बातचीत करते करते सर एकदम आक्रामक मोड में आ जाते हैं। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। पानाचंद जैन साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जैन साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पानाचंद जैन साहब, नहीं, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक।
हाँ, कुछ कह रहे हैं चौधरी साहब। सर आपसे आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। सुमित जी, मैंने कहा सुमित जी सीबीआई के अंदर सीआरपीएफ की रेड इस आजाद भारत के अंदर पहली बार हुई। सीबीआई के जो मुखिया है और उसके जो आस्थाना, जो अहमदाबाद के कमिश्नर रहे, जो मोदी जी के राइट हैंड रहे, जो दंगों के अंदर आरोपित रहे, उनके इस बचाव के लिए किस प्रकार से सीबीआई में सीआरपीएफ रेड करती है। हम ये पूछना चाहते हैं किस प्रकार से हाईकोर्ट के 4 जज आजाद भारत के अंदर पहली बार आके कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किस प्रकार से चुनाव फिर से लौटूंगा आपके पास, आपकी बातें फिर से सुनूंगा। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।